नमस्कार। आप सभी का आज की इस शानदार संध्या में हार्दिक स्वागत है। मंच पर शुरू होने जा रहा है कला, मेहनत और जुनून का एक ऐसा संगम जहां हर किरदार अपनी आत्मा नहीं, अपनी कला को प्रदर्शित करता है। थिएटर सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, यह एक ऐसा दरिया है जो एहसासों का आईना है, जहां कुछ पल के लिए आप सभी एक नई दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के दौरान आप सभी अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर कर दें। कृपया ये आप अभी करें। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल डिवाइसेस का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। आज के इस कार्यक्रम को हमारे मंच पर साकार कर रहे हैं हमारे निर्देशक आदित्य शर्मा, जिनकी सोच, मेहनत और परिश्रम से ही इस नाटक को एक नई पहचान मिली है। तो जोरदार तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाइए। अपनी नजरों को मंच पर टिकाइए। पेश है आप सभी के सामने नाटक इफ आई डिड इट।
बेइंतहाई फर्ज समझता हूँ कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मनसज्जा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बता दूं। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है। कौन जानता है कब कोई पुलिस का आदमी या कानून का जानकार दर्शक धीना में बैठा हो, भले ही अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो। बहरहाल मैं अपने आप को एक खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पर भरोसा करेंगे नहीं। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हर किसी नहीं, बाकी अनऑफिशियली सब लोग, जिसमें जजेस, कमिश्नर्स या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो इस वक्त यहाँ हैं या नहीं भी हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां सुनाता हूँ। तो इस वक्त मैं आपकी जरा सी तवज्जो चाहूंगा। कृपया अपने आप को बंबई के बांद्रा नाम के इलाके में मौजूद ताज लैंड्स इन के प्रेसिडेंशियल स्वीट के ड्राइंग रूम में महसूस करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही खूबसूरत इलाके का बहुत ही खूबसूरत 5 तारा होटल। एक तरफ समंदर की थरथराती लहर, तो दूसरी तरफ आसमान को छूती हुई लंबी ऊंची अट्टालिका। यहाँ का किराया एक आम आदमी के सोच के बाहर। पेशकीमती मॉडर्न फर्निशिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और ना जाने क्या क्या। मैं आपको कुछ सुझाता हूं। अब आप मेरे बाईं ओर को हिले। यहाँ पे आप देखेंगे कुर्सी और मेज को जिसे देखकर टीवी से एक कोने में धकेल दिया गया। ये है एक महान लेखक की महान स्टडी। तो जरा नजदीक है। देखकर निराशा हुई? मेरा यकीन मानिए दोस्तों, शुरुआती दौर के छोटे मोटे लेखकों की स्टडी बिल्कुल ऐसे ही दिखा करती है। ये अनाप शनाप कागजों के जत्थे, ये टाइपराइटर, हजारों पांडुलिपियां जिन पर रंग बिरंगे पेन से करेक्शन किए हुए हैं, ये पेन, पेंसिल बॉक्स, ये दोस्तों मैं जानता हूँ आपको क्या समझ। ये टाइपराइटर अब तो कंप्यूटर का जमाना आ चुका है, तो इस मामले में मैं जरा प्रिमिटिव यानी पुराना लेखक हूँ। अभी तक टाइपराइटर पर ही लिखना पसंद करता हूँ। आप इसे मेरा बहन कह सकते हैं। तो इस सारे झाड़ के पीछे एक छोटा सा बार है जिसमें ब्रांडी, विस्की, स्कॉच, वोडका और 50 शराब की बोतल सजी हुई। दोनों ही चीजें हमें उस लेखक के बारे में कुछ नहीं बताती जिसकी बात आप आज यहाँ करने जा रहे हैं। ना ही उसकी खासियत या खूबियों के बारे में, लेकिन साथ में उसके कामों के बारे में भी कुछ नहीं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, इस कमरे के दाईं ओर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, हर चीज तरतीब से सजी हुई। के साथ साथ गलतियां भी बढ़ती जाए। तो आप गौर करते हैं इस प्ले के 2 लीडिंग कैरेक्टर्स पर और शुरुआत करते हैं मुझसे। मैं इस प्ले का सबसे मुख्य और महंगा पात्र। बड़बोलेपन के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत यही साथ में मैं एकदम से आपके सामने प्रकट होकर आपको चौंकाना नहीं चाहता। मैं रूम में धीरे से एंटर करूंगा जहां पर मैं एक लड़की के साथ चलिए छोड़ते हैं। तो मुझे बस अपना नाम बताने की जरूरत है और आप लोग सब खुद समझ जाएंगे। ब्रह्मात्म, फिर से सुनिए। धीरज अधिकारी ब्रह्मात्म। धीरज मेरा नाम, ब्रह्मात्म में तखल्लुस, पेन नेम, और अधिकारी कुछ। वो लोगों को अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। मैं हूँ एक अपराध उपन्यासकार, क्राइम नॉवेलिस्ट, पुलित्जर अवार्ड विनर, पद्मविभूषण से सब्जेक्ट। कहना मैं कह रहा हूँ, लंबा चौड़ा दबा हुआ चेहरा, की बड़ी हुई दाढ़ी और ऊपर से एक काले सफेद बाल। जहां तक मेरा व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है तो मैं हूँ जिद्दी और खतरनाक हर कोई चीज हासिल कर लेता हूँ। मैं बेतरहा पीता। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपके प्रति पूरी तरह से ईमानदार हूँ। ठीक उसके उल्टा है जैसा आप मुझे समझते हैं। अब जैसा आप मुझे समझते हैं वो मेरा आप पर जनरल इंप्रेशन है, और जो मैं आपको बतला रहा हूँ
वो हूं मैं। बाकी दोस्तों, आप लोग मुझे जानते हैं सोशल मीडिया और टेलीविजन के जरिए, और वहां कितना ही सच देखने को मिलता है। बात ये है कि अपने आप को कोई कितना ही जानता है। मैं भी अपने आप को ऊपरी तौर पर ही जानता हूँ, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब वापस लौटते हैं इसी कमरे में। मैं कन्वेंशन में जाने के लिए तैयार हो रहा होता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि एक आदमी बिना मुझसे पूछे मेरी रीडिंग में घुसाया। कंधे पर बैग टांगे हुए है, ज्यादा मिडिल क्लास। उसका ज्यादा वर्णन करना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि कहानी खत्म हो जाने के बाद उसे बहुत ही आराम और सहूलियत के साथ सीन के नक्शे से हटा दिया जाए। और आप में से किसी का भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इतना काफी अभी के तो बोलना शुरू करते हैं। मैं जवाब देता हूँ। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। हम बड़ा सम्मानित महसूस कर रहे हैं। दुनिया जहां के प्रसिद्ध राइटर धीरज महात्मा के सामने खड़े हो गए। कौन हो तुम? और अंदर कैसे चले आए? वो जो आपका सेक्रेटरी है ना, उसे हमें अंदर आने दिया। हम कई घंटों क्या कई दिनों से घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन हो तुम? हमारा नाम सूफी है, गणगण सूफी। सूफी? तुम वही हो जिसने लगातार मुझे अपने खतों से परेशान कर रखा है? जी बिल्कुल सही। हमने बहुत सवाल है, हमने क्या उसका काम नहीं किया। हाँ, एक काम और किए। वो हम आपके सेक्रेटरी बॉयफ्रेंड है ना, उससे लगातार मिलता थे। और वो काम अच्छा है, आपके सेक्रेटरी से मिलने में कामयाब हो गए। तो पढ़ाई सही के आदमी है वो। हाँ जी है। आजकल क्या है? जी, ये मेरी से लगातार बिल्कुल सही परिणाम है। हमारी मुलाकात हम दोनों की जिंदगी में एक जबरदस्त बदलाव लाने की आदरणीय बात है। तुम बात मेरी तरफ। ये तो वही है, आदरणीय बात है। हमारी बात मिल रहा है ना? मुझे एक मिनट दो। जी खुशी से। कौन सी वाली? उन्हें कर। थैंक यू। तुम लोगे? जी लोगे? जी नहीं, धन्यवाद। इसकी है सिंगल पॉइंट। बस जी नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं थी। नहीं, बस सावधानी बरतें। आखिर हम अपने समय के सबसे महान इंडियन के सामने जो खड़े। अभी हमें ठीक ऐसा लग रहा है जैसे विशाल का शंकर के सामने मामूली खजूर देख रहा हो। हिंदू हो, फिर मुसलमान हुए, हाँ फिर वापस से हिंदू भी हो गए। आजकल बहुत हैं। बड़े अजीब आदमी हो। ये बड़े तो आप हैं, वैसे अजीब आदमी भी होते हैं। फिर जानकारी के लिए बता दें, नहीं तो फिर एग्जाम तक सब बड़े होते हैं। हाँ ठीक है। मुझे एक दिन कॉल करोगे? खत्म कर दिया देते हैं। आप बुरा ना माने तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अनन्य बात बता। बाद में है मेरा नाम। ये तो वही गए, अनन्य बात बता। मैं बना ही लूंगा। आगे बढ़ो। हम इटावा के रहने वाले बात बता। आप बुरा ना माने तो हम आपके कमरे के करीबी से जायजा ले लें, जिसमें पेंटर ने अपनी पेंटिंग के जगह बिखर रखे हैं। राइटर। जी आपका संदर्भ में एक ही बात है, क्या राइटर क्या रीडर। ये देखिए क्या पेंटिंग है, इसको देखकर लगता है जैसे कुछ कहना चाहती हो। क्या रही हो? ये राइटर देखे किताब है, पांडुलिपि है, क्या बिखर के रखे हैं विक्रम से। अब इन्हें पढ़ते हैं, लेटर भी है हमारे प्यारे दोस्त भागने के लिए। बढ़िया सामान जी। अरे वाह, बढ़िया है आपके। अरे कैसे लेके बैठे हैं आप हमारे। आपको एक बात याद है इनकी कही हुई, लोग आज प्यार और सच में हमेशा वफादार रहते हैं। बालकनी तो देखनी बनती है अगर। हाँ, इसे कहते हैं नजारा। ये खुला समंदर रोज जगमगाता हुआ खुला हुआ, और शाम के आकार बदल को देख पास करके छोटे छोटे। अरे सूरज दादा लाल सूरज तपे हुए धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। लीडर है, पढ़ते हैं तो सारा काम मुझे
जी समझ सकते हैं, बहुत ही महंगा होगा हमारे जैसे व्यक्ति के लिए, किसी सपने से कम नहीं, क्योंकि इस वक्त हम धारावी नाम की चौल की खोली से आ रहे हैं। पर आपको नहीं लगता चेन्नई में इसे सस्ता था? चलिए हम थे क्यों? मैं भी वहाँ रह चुका हूँ। आप तो ग्रैंड होटल पार्क में थे, मैं पहले पूनम के मामूली का गेस्ट हाउस में। हमारे रास्ते कई बार टकराए, दिल्ली के दबाव की उसे लेके बनारस के दबा ले बनारस में भी थे। एक दूसरे को जब रहना अजी खाए की तन मुझे तो गुजरते हो, एक मामूली का गेस्ट हाउस है कार्तिक के वहाँ पर। देखो सुबह साहब, जी मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे जिंदगी में हजारों लोगों से मिलना है, तो जो भी कहना चाहते हो जल्दी कहो और कल सब करो। देखिए हम आपके पास बहुत ही नीचे तो पैसे से आए हैं, हम बहुत गरीब हैं, पर बताएं हम कि कहाँ से आ रहे तुम्हें हैं। पैसे चाहिए जी, और तुम्हें पैसे चाहिए, देख, और वो मेरे पास है नहीं। जी, और ध्यान से सुनो, दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो रंगरूट की संख्या रखते हैं, तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाएंगे, तो उनसे जाके पैसे मांगो। नहीं, आगे नहीं बढ़ा तो वैसे भी पुलिस से मिलने वाले पैसों के बारे में हिंदुस्तान में हमेशा से गलतफहमी रही। आप बोले कि तो- उतने नहीं होते जितना लोगों को लगता है। अरे आप अब बोले। मैं चाहूंगा मुझे काम करने अरे हम दीजिए। एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, लोगों से पैसे लेकर उनके लिए खाद और भूखे जंगल हाथी करते हैं। प्राइवेट जी खुफिया जानता हूं। वही कहे हम कैसे? आपसे बोलने की कोशिश करें, आप बोलने में मौका ही नहीं देते। इंटरेस्टिंग तो होते ज्यादा। धन्यवाद। आजकल किसके लिए काम कर रहे हो? प्लीज। ये नहीं, हमें प्राइवेट डिटेक्टिव है, जब हम अकाउंटेंट थे ना तो भी हमने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। एक बार तो हमने लव मिनिस्टर तक को जेल भिजवाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसने ना करोड़ों लोगों को दिए जाने वाले पैसों में जबरदस्त घोटाला किया। और फिर जब हम रिटायर हुए और हमने अपनी जेबें टटोरी तो पाया हमें क्या मिला इनाम के तौर पर? चंद रुपये। बच्चा हमारा कोई था नहीं, क्योंकि बीवी को हमारे कैंसर था। उसके गुजर जाने के बाद हम करीब करीब पागल नहीं हो गए थे। उसका की किताब हमारे हाथ में, उसको पढ़ने के साथ ही निकलती उसका लेटर छोड़ने का फैसला किया और अपना फुल टाइम अपनी हॉबी के हवाले कर दिया। मेरी किताब हाँ, आपकी किताबें और किसी किताबें ये लाए हम साथ में। ये देखिए, ये आपकी कमाल की किताबें हैं। ये आपकी अद्भुत किताबें हैं। ये आपकी लाजवाब किताबें, हम इन्हें पढ़ते गए लगातार। इन्हें ना हमारे घर का कुछ जोड़ के रखिए। हम भी डिटेक्टिव बने ठीक उसी अंदाज में, जिस तरह एक नास्तिक आदमी शैतान के काम करने का जी को करीब तरीके से प्रेरित होकर साधु बनता है। और आज देखो, आज खड़े हम अपने आदर्श के सामने, हमारा पद्म विभूषण एक और सूरज दादा धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ये शाम की चिड़िया जय जाने लगी है। और आप आराम से आई कर रही हैं। इसकी पी रहे हैं। इनमें शायर बनने के सारे गुण हैं माय डियर। घर तो सूफी। हाँ माय डियर गड़गड़ सुपी। ये सब आपकी किताबों का कमाल है। इनके लड़के क्यों? तुम अभी भी बड़े पुराने कपड़े पहने हुए। नया पैसा तुम्हारे लिए कोई खुशबू जिंदगी नहीं लेके आया। अब हमारी जिंदगी पूरे को कुछ होना तो वैसे भी नहीं सकती था दूसरा। मालूम है मेरा नाम। उनकी तो वही गए घर में था। मुंबई का पुलिस कमिश्नर मेरा दोस्त है। मैं उससे बात करता हूँ ना तुम्हारी। क्रिमिनोलॉजी के किस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो? सिविल डिवोर्स, फौजदारी, ड्रग ट्रैफिकिंग। जी टीचर, यानी साहित्य। लिटरेचर। जी तुम क्रिटिक बनना चाहते हो? हाँ, जी तुम क्रिटिक बनना चाहते हो? जी जी नहीं। बाहर निकलो। नहीं बस- बाहर निकलो। आप सर- झूठ बोल रहे थे मुझसे। नहीं नहीं नहीं। डिटेक्टिव बाहर जाओ। आप तुम बाहर जाओ। हमने सिर्फ आपकी किताबों की लॉजिकल एस्पेक्ट को लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की थी और कुछ नहीं जान बता रहे। क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। बैठो। जी धन्यवाद।
मुझे साइको एनालिस्ट, एक्जिस्टेंशियल, हिंदू, इस्लामिक हर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया गया है। लेकिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं होता, विपक्षी कनेक्टिविटी। जी हाँ, हम आपको सबसे ये तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी की बात सुनते नहीं, हम देख रहे हैं। हम अपनी किताबें पढ़ते हैं जो एक खास थ्योरी पर आधारित होती है, या जो कह लीजिए हमारे खास थ्योरी पर आधारित होती है। आपकी नॉवल की फिक्शन की दुनिया में जो भी घटना घटती है उसे असल जिंदगी में भी घटित होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए समझ पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो ऐसा फीचर भी डाल जो कभी हकीकत में किसी की न हो। ये चमत्कार ना कभी घटते नहीं, जो मानव मस्तिष्क की सीमा के अंदर ही होते। तो हमने अपनी नॉवल में वो मर्डर को प्रतीक मानकर इनके हकीकत में भागना शुरू कर दिया। तुम्हारा मतलब मेरी नॉवल से हकीकत में कोई संबंध है? जी बिल्कुल है। हमने बिल्कुल नब्बे ढंग से दर्ज करना शुरू किया। सबसे पहले हमने अपने सारे काम के सटीक किया। आप सबसे वक्त एक तरह से डाइवोर्स, शराब और सुपरना की वजह टेलीविजन चाहे मिलता रहे, बल्कि आपको बड़े सेक्टर में यह भी खूबसूरत रोमांटिक तकनीक देखने को मिला। मैंने मर्डर को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया, बस इंसान को उसके पूरे करने निकालने की कोशिश की और जाहिर अपने पूरे पन्ने को प्यार के साथ कत्ल की भी काम करता है। बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है, इंसान है। पर हमारा डिटेक्टिव होने के तौर पर इंटरेस्ट कभी कोई था नहीं कि आपने क्या करने की कोशिश की, आपने क्या कर डाला, ये हमारे थीसिस का विषय है। आपके सीन में आने से पहले हिंदुस्तान में मर्डर रेट अपना चीज सुना इसका इस फिल्म में जिंदगी के क्या हिस्से को ये जो कह लीजिए मौत के क्या हिस्से को बेहद ही खूबसूरत रंग बिरंगा। आज हिंदुस्तान आपको मौत के रंगीन पौधा का नाम भी जाना जाता है कि नहीं? तो केवल मेरी पॉपुलैरिटी की विचार पर आपकी काबिलियत की भी, जिसमें आप एक ऐसे पेश की धुनी को यही कहिए मास्टर मर्डरर को पेश करते हैं, इसकी शक्ल पहचान दो, किसी के लिए आपको पकड़ पाना नामुमकिन है। तुम्हारा इशारा मेरे उस सन के लेखन की ओर, जहाँ पर कातिल बिना अपनी शक्ल दिखाए गायब हो जाता है। अजी शक्ल तो दिखती है, लेकिन फिर भी नहीं दिखती। तो दूसरे शब्दों में तुम मेरी नॉवल जैसे पढ़ते हो जैसे कि वो पुलिस रिपोर्ट्स हैं, होमोसाइड रिपोर्ट, इन्हें होमोसाइड रिपोर्ट कहते हैं। आपके विरोध मतलब की मोटी के साथ नहीं किसी बीमार में मर्डर करते, ये मर्डर करते हैं अपने सुख के लिए, शांति के लिए, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने तजुर्बे को फैलाने के लिए। जबकि ट्रेडिशनल क्रिमिनोलॉजी थ्योरी ये कहती है कि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई मोटिव होना जरूरी है। और आपके मर्डर उनके पीछे कोई मोटिव ही नहीं होता, सिर्फ वजह से किसी भी पुलिस लॉ रनिंग को ये मर्डर बहुत ही गहरे सडन दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सुसाइड, एक्सीडेंट या यूं कह लीजिए नेचुरल डेथ। कहाँ जा सकता है? कहा जा सकता है, यही ठीक आपके पार्टनर को भी पढ़कर नजर आता है। चलो ये भी मान लीजिए। इस खोज के छोड़ पर तो अपने आप को स्पेनिश पिक्चर हम नहीं समझते। जॉन अभी तक वो जॉन नाम से वो जॉन क्योटे? जॉन क्योटे जिसका जिक्र अक्सर आपकी नॉवेल्स में होता रहा, वो बेचारा जीवन इस समाज में रहा जिसके कल्पना में किए गए रोमांस हकीकत में। और यहाँ हम आपकी नॉवेल को किसी हकीकत से कम नहीं समझते, बस उसमें हमें इतना फर्क है कि हम अपने आप को किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा एक मोटो है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ। जानते हो कि आगे बढ़ने का मतलब है लगातार जवानों का सामना करना। गजब की इंटरप्रिटेशन है भाई तुम्हारी। जी धन्यवाद। अब देख तो तुम लोगे नहीं तो कुछ तो जमील जमील कहाँ से? तुम नमाज पढ़ रहे थे, ठीक। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आज मैं पूरी रात काम करूँ। और हाँ, तो सूफी को एक बेहतरीन सिखा था, मुझे कुछ तो ऐसा दे जिससे इन्हें आनंद आए। अच्छा जनाब, क्या लेना पसंद करेंगे? राजीव, हवाना या फिर और कुछ? जी कुछ नहीं धन्यवाद। अब बाद में साहब आप बुरा न माने, हम अपनी सिगरेट सुलगा लें, सस्ती सी, उसकी महक ना इसलिए हम बालकनी में आते। हाँ जरूर जा सकते, खंजर को लेकर मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी।
झोंके से भोग करो, लेकिन कहानी भी आगे बढ़ाते चलो। जी बिल्कुल, हमारे लिए ना किसी भी सॉल्यूशन पर पहुंचना आसान नहीं था। हमें ना बहुत ही डीप एनालिसिस की जरूरत महसूस हुई, तभी हमने उठाई अपनी नॉवल ही वॉज नॉट अ जेमिनी। मेरा पहला नॉवल उस पर फिल्म भी बन चुकी है। यहाँ से ठीक 11 साल पहले छपा था। दिल्ली की एक बस में गैंगरेप होता है, लड़की मर जाती है, 6 लोग पकड़े जाते हैं, जिनमें से 5 लोग फांसी की सजा हो जाती है, छठा बच जाता है। क्यों? क्योंकि इसे हमारे देश का कानून जुमिनाइल मानता है। यानी कि 18 साल से 6-4 महीने छोटा उसे चाइल्ड होम में भर्ती कर दिया जाता है, जहाँ पर अपनी आंखों के सामने ब्रेक के बाद हुए शोरगुल हो, हल्ला, प्रोटेस्ट को धीरे धीरे कम होता हुआ 3 साल बाद वो चाइल्ड होम से बाहर निकलता है। बढ़ती हुई उम्र, बड़ी हुई दाढ़ी, तपा हुआ चेहरा, काले सफेद बाल और एक भैंस कर शराबी में तब्दील हो जाता है। फिर जाता है वहां से दिल्ली के एक शोरूम में, मिलता है जर्मन डिप्लोमेट की। हमारा हीरो अपने आप को प्रेजेंट करने की गजब की काबिलियत रखता है। वो जर्मन डिप्लोमेट की टीम को अपने साथ लेकर चलते हैं गंदे, चिपचिपे, मरघटे जहरीला फैला के होते हैं, जहाँ वो उसे सेड्यूस करता है शराब के उन्माद अपने सत्य जान से। जो कि औरत के लिए बिल्कुल नया है, वो इसको मना पाने में कामयाब हो जाता है कि मिलन करती तू खासकर हिंदुस्तान की पावन धरती पे अगर कहीं है तो वो नब काट के आत्महत्या कर लेने में। वो पागलों की तरह हंस रही है, रो रही है, बड़बड़ा रही है, अपने आप को उसकी बातों से एडवर्टाइज होकर उसका सेलेक्ट सी में मार डालती है। लेकिन हीरो अपने आप को नहीं, हरगिज़ नहीं, वो तो अपनी एक सिगरेट सुलगाता है और वहां से चला जाता है। रास्ते में मोजा खान की बस्ती से गुजरकर एक पादरी को पीछे टकराता है। उसे मुंह पर कोई उसके हड्डियां तोड़ देता है, उसका पता छीनता है और सुबह होने से पहले वहां से चला जाता है। सुनने में कितना अच्छा ड्रग की तरह लगे, मशीन की बयान की उसकी डिटेलिंग ऐसी है कि इसको कभी एम मिलो पीछे छोड़ दे कमा देते हैं क्या। और आप तो मुझे ये तो नहीं बताने जा रहे ना, जब भी मौजूद को आखिरी जामा पहनाने के लिए तुमने इटावा से दिल्ली आकर उन तक मेरी भी खर्च करने की जहमत उठाई। हमारे पास तो क्या था भी श्रीमान, हमने बहुत सारे पैसे खर्च करके उस वक्त के न्यूज़पेपर से जो खर्च करवाए। हाँ, बहुत सारे पैसे खर्च कर एक कांस्टेबल को भी काम करता। बहुत सारे पैसे, बहुत जोर लगा कर बोलते हो। आप भी जानते हैं हमारे देश में कम पैसे में काम है तो भी क्या मालूम पड़ा? जो जर्मन के बजाय स्वीडिश डिप्लोमेट की बीवी थी, जिसने सुसाइड कमिट किया था 2014 में, और गंदे से होटल में मरी पाई गई थी। सुसाइड का कारण पता नहीं चला, जिसका हमें पहले से अंदाजा था। इसके साथ वो घटना गई थी। आप इसे ध्यान से पढ़े तो पता चले ना, वो उस औरत के साथ आए जरूर था, जिस अक्सर नोटर के बयान से पता चलता है। ठीक उसी वक्त एक मिशनरी के पादरी को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। इस ज्ञान जब पूरी तरीके से टूट चुकी थी कि वो मारने वाले के बारे में फिर कुछ बता ही नहीं पाया। अब किसी की हड्डियां टूट जाए कुछ बोल पाएगा? आप बताइए, आपकी हड्डियां टूट जाए आप कुछ बोल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और फिर हमने उठाया आपका दूसरा नंबर, कृष्णा X84। उस वक्त गुजरात के गवर्नर जनरल का सबसे पसंदीदा नाम था। क्या बिल्कुल एक इंसान होता है 16 साल कम से कम जवान, अहमदाबाद गुजरात, उसकी खूबसूरती और मासूमियत से बन गई। प्रकृति का दबाव, अरब सागर का उफान, जबकि हुई गर्मी के अंदर के वैश्विक बने को जगह पाने में कामयाब। परिणाम कड़कड़ाती बिजली बरस की बरसात के घेरे में रेप और मौत। बेहद खौफनाक, निर्मम, लेकिन उतना ही खूबसूरत और पोएटिक। बेहद थोड़े डायलॉग, लेकिन उतना ही क्लियर और प्रिसाइज। अब फिर आता है पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा, मोटरसाइकिल रेडियो को हर तरफ चिपके हुए साइरन, सस्पेक्ट पे हर कोई है सिवाय असली कातिल के। आखिर हो भी कहते हैं वो बेहद पॉपुलर है, करोड़ों दिलों के अंदर बसता किसको बहुत सुंदर सर्विस की। लंबा है, चौड़ा है, तपा हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, काले सफेद बाल,
ट्रेजेडी की तरह खत्म हो जाती है। अच्छा क्या लिखते हैं यहाँ? क्या लिखते हैं? तुम्हारी एनालिसिस को बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है ना? अजीब सी वक्त 16 साल की कम दिन जवान मुस्लिम लड़की का रेप हुआ, मर्डर भी अहमदाबाद गुजरात में। हमेशा की तरह पता नहीं ठीक उसी औरत की तारीफ। ठीक उसी औरत के कातिल की तरह। अब बहादुर काबिल पुलिस छोड़ के हर इतना हल्का सा क्यों नहीं? ठीक है, लेकिन आगे तो तुम्हारी कोर्ट जारी नहीं हुई। ये कैसी बात कर रहे हैं? बात मतलब क्यों नहीं जारी है? ठीक है, आप रुकिए, हम बताते हैं। आप इस पेपर पर नजर डालें तो इसमें सभी लोगों का लिस्ट है जिनका मिलान मैं अपने नॉवल के कैरेक्टर के साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये 22 नाम है इसमें। ठीक उतने ही जितनी नॉवल अपने कलम से छप चुकी है। ये सारे लोग पढ़ चुके हैं। अजी कईयों ने सुसाइड कमेंट किया, कई अजीब लोग खांसे के शिकार हो गए। सिवाय मुझे कुछ लड़की के इसका रेप और मर्डर हुआ था अहमदाबाद गुजरात में, समंदर के किनारे। कभी हैदराबाद की बेगम लुकना के आगे क्वेश्चन हो? अजी उस हैरत से मेल पर खाती है तो आपका हीरो एंड दी नाइट टिकट पे गला खोल के मार डालता है। अब ऐसे भी लुकने दुबई में अपना स्वाभाविक मृत्यु मरी थी तो उसे जाने दीजिए, एक्चुअली केस है रखा रखा। ठीक, वैसे कमाल की लिस्ट है। हमारी कैसे नहीं होगी? हमारी 10 साल की क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का परिणाम है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे कहना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ ये एक्सीडेंट और सुसाइड हुए श्रीमान किसी न किसी रूप में आप साक्षात मौजूद थे। आप दिल्ली में थे जब वो ब्रिटिश औरत मरी, आप अहमदाबाद में थे जब वो मुस्लिम लड़की मरी, और आप इन 20 जगह मौजूद थे जहाँ ये 20 लोग मरे। अगर शब्दों में कहा जाए तो मैं हर जगह था। हर जगह थे। आप हर जगह मेरे पीछे लगे हुए। हमें लगने का अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए अपने ही नजरों में, क्योंकि ये हमारे संजीदा विषय था तो मजाक ये तो बहुत ही महंगा सौदा पड़ा होगा आपके। दवाई की हद तक बताने की जरूरत नहीं समझते कि हमारी स्टोर का बिल्कुल ना से खड़ा कर। हमने पेट काट काट के याद नहीं किए, भूखा रहना सीखा, हमने इसकी आदत डाली। बस एक जगह जब हम नहीं पहुंच पाए और थी आपकी बात में साहब। दिमाग पे है मेरा नाम। धन्यवाद। बस एक जगह जब हम नहीं पहुंच पाए वो थी आपकी साउथ अफ्रीका की यात्रा। आज से ठीक 7 साल पहले और आपकी सालाना छुट्टी आती जाता अमेरिका में मंत्री जाती हुआ। कोई फायदा भी नहीं होता सुखी साहब। वहाँ में सिर्फ पत्नी में शिकार करने जाया करता। बाकी हर जगह हम आपके साथ में लगातार। आप किसी फटका उतर सकते, हम किसी मामले से गेस्ट हाउस में वहाँ वहाँ ये एक्सीडेंट हुए, जिन्हें बाद में अपने मर्डर का जामा पहना कर लिखना शुरू कर दिया। तुम मेरी जिंदगी के मिले में सबसे जबरदस्त आदमी हो सुखी। अब एक सवाल तो हमारे दिमाग में आया, जो कि आना ही था कि आपके काम में जितना भागों में बंद किया। चंद संभावनाएं हमारे सामने देखी जब हमने इन्हें कमजोर करके दृष्टि से देखने की कोशिश की कि या तो आपके हीरोज इन लोगों पर आधारित है जिन्हें आपने आम जिंदगी में ऑब्जर्व किया, या तो आपके प्लॉट ठीक उसी तरीके से घटित होते हैं जिस तरह से आपने खुद की इजाजत है। अब एक बात हम मेरी दूसरी थ्योरी को सच मान लें, यानी कि आपके ये प्लॉट जिन्हें आपकी ब्रेन आई घटना शक्ति का परिणाम माना गया, बल्कि और कुछ चंद सचमुच पर घटती घटनाओं के रूबरू आपके हैं। और मेरे इस परिणाम में ना हमारी जिंदगी काम में पागल हो गए, परेशान रहने लगे। भाई ऐसा कैसे हो? लेकिन अंत में हम इसी परिणाम पे पहुंचे कि अगर सच हो सकता है तो सिर्फ अब यहाँ पे एक नई समस्या खड़ी हो जाती है।
क्या क्या बात है आपकी नॉवल सच्चे हैं? तो उसमें जो मर्डर आपने डिस्क्राइब की ये भी सच्चे हैं। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा सवाल, ये कातिल कौन है? क्या जवाब है? ये मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए हमें आपके सारे कातिलों को एक कातिल मानना चाहिए। ये सब लंबे हैं, चौड़े हैं, तपावत चेहरा, काले सफेद बाल, अमूमन नंगे सीने के साथ या की वारदात पर देखे गए। लंबी चौड़ी मुस्कान, ये जैसेदार भाषा का इस्तेमाल करना, रात की तरह में शराब और रात की दरिंदी और ऐसी भरे प्लॉट में घुसे थे। माफ कीजिएगा भरत साहब, ये आपने चेक मजाक कर सच कह रहे हैं। तो कहना चाहते हो कि मैंने ये हर बार 21 बार 22 बार 21 बार चलो 21 बार, तो मतलब तुम्हारे हिसाब से मैंने 21 लोगों को मारा है। ये हमारा ठोका बजाया हुआ ठोस परिणाम है। ना इस वक्त हम अपने समय के सबसे महान राइटर के सामने बैठे रहे, बल्कि इस वक्त हमारे सामने देश का एक युवा प्यारा भी बैठा हुआ है। मुझे पता है ना, वो इस तरीके की बातें सुनना भी पसंद नहीं करते। जरूर करेंगे, बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें सोचने को मजबूर कर दें। ठीक है, मुझसे क्या चाहते हैं? चाहते हैं। अब जब हमने आपको अपने सारे शोक का परिणाम बदला ही दिया है, तो अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। जानते हैं कई बार करके खराब लगे हैं, पर घबराए कभी नहीं, बताए ना। और हम देख रहे हैं आप अभी तक शांति से मंत्र को खबर हमें सुने जा रहे, तो हम कितने ही साफ शब्दों में आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। पहले हमारा ख्याल आपको पुलिस के हवाले करने का था, अब ख्याल बदल गया। शायद क्यों? हम आपको दरवाजा देखते आ रहे हैं, हमने देखा है आपने कितने जज्बे से अपने काम को संवारा है, निखारा है, कितनी समझदारी से आपने खाने शिकार को चुना, कितनी शांति से अपने काम को अंजाम दिया। मुझे एडवाइस करते हो? पूरी तरह से एक महान उपन्यासकार मानकर या एक निर्मम कातिल? दोनों, यदि दोनों, जितना जितना हम आपके जुर्म की गतिविधियों का स्टडी करते गए, उतना ही ज्यादा हम आपके साहित्य के दीवाने होते चले। हम आपको सही मायने में आर्टिस्ट मानते हैं, और आपके आर्ट के खातिर एक बेस की तैयार करने के लिए कैसे? जैसे हम अपनी इस महान बोल को अपने कर देंगे, इससे मिलने वाला नाम शोहरत, इसको भी हम दाद मानते हैं। बदले में मुझसे भी कुछ चाहो? समझदार साहब है बात में, एक ही ना हमारे मजे की बात, एक ही सब टोकन दे दीजिए। सर आगे ये कहना चाहेंगे कि हम पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं। तन मन और धन से हमने अपने पास हर एक चीज को कुर्बान कर दिया, अपने क्रिमिनोलॉजिकल साइंस के बहुत पसंद करते करते अब एक जगह से दूसरी जगह भाग दौड़ करते कि ना तब हमारे जिस्म में ताकत नहीं है, ना जेब में टूटी कौड़ी। हम मन में उमंग, चेहरे पे मुस्कान लिए चावल लौटेंगे बशर्ते कि आप हमारी बची हुई पेंशन का जिम्मा अपने से प्यारे घर पे ले लें। ज़्यादा नहीं मांगते, ये कुछ 25,000 रुपये महीना, ताकि हम अपनी जिंदगी में एक सुकून का रोल अदा कर सकें, आपका पसंदीदा का दावेदार बनकर। मुफी साहब, मैं भी इस वक्त एक कन्फेशन करना चाहूँगा। मैं भी उतनी बेबाकी और बेतमल्लुफ़ी से बात करूँगा जैसे तुमने मुझसे की है। बिल्कुल, मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी के मिले हुए सबसे महान व्यक्ति हो। तुम्हारे टैलेंट और तेज प्रकार दिमाग में कहीं गलत नहीं बन रहा है। मैं सब कबूल करता हूँ, कबूल करता हूँ। वो ब्रिटिश औरत, उस ब्रिटिश औरत, वो मुस्लिम लड़की, मुस्लिम लड़की, वो जोधपुर की महारानी, साथ में उस हैदराबाद की बेगम को भी कर लो। नहीं नहीं, वो महारानी। नहीं, बात सुनो मेरी। ये
आप कबूल करते हैं आपने बाकी किस लोगों को मारा? पूरे किस नाइट कम नाइट ज्यादा आप कबूल करते हैं? ये पल महान है। ये इस पल को इसी लोग की हीरो पीछे हमारी जिंदगी का जब तक आगे ले जाते हैं। पल बताने कैसे सुधारा? बिल्कुल सही कहा तुम्हारी जिंदगी सचमुच इस पल से आगे नहीं जाती अभी रुको बहुत देर हो चुकी है। नमस्ते। हिसाब से गड़गड़ मुझे डॉक्टर साहब, ये बिजनेसमैन की बेटी नहीं थी जो आपके लगे हुए रूम में रह रही है? वही है आपका अगला शिकार? हरगिज नहीं मेरा अगला शिकार तो कोई और नहीं होगा लेकिन सूफी बावजूद सारी समझदारी और सावधानी में तुमसे एक चूक हो गई क्यों? और हमसे? वो क्या? तुम्हें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा क्यों मेरे कमरे में आना और मेरी जिंदगी के बारे में इतने खतरनाक तथ्य बताना खतरे से खाली नहीं आपके कहने का मतलब है आप हमें मार भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब बात बता। अरे क्यों नहीं था? हमने पहले से सारे एहतियात बरत दिए थे। इस बार आपके कमरे के ठीक ऊपर बॉलीवुड की एक खूबसूरत अभिनेत्री ठहरी हुई है। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन और आपके बिल्कुल ठीक पीछे एक मिडिल क्लास औरत। गलत बोल गए वो विधवा करोड़ों की मालकिन है गलत तो आप बोल गए। हमारी जानकारी के हिसाब से उस विधवा औरत का पति मुंबई में एक मामूली का डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता था। हाँ, आपके बिल्कुल ठीक नीचे इस वक्त 8 पिकअप ड्रोन में बहुत बड़ा डेलीकेशन खड़ा हुआ है। एक दौलती वरना कल सुबह बाहर के पहले पन्ने पर एक खबर बड़े बड़े अक्षरों में छप जाएगी। इसलिए आपको ना हमें बड़ी ही शांति से और चुपके से मानना पड़ेगा। इसके लिए धैर्य का हथियार होना पड़ेगा। तो इसने तुमने डिक्लेयर से मना कर दिया ये जाहिर है वरना हमारे लिए मना करना बहुत ही मुश्किल है। तो और जिंदगी में एक बात है मारो। इसलिए शायद शिकार भी मना करती हो आपने सागर अंबानी को ऐसे ही मारा तो हमारा शिकार का सीधा शहर में होगा। याद है? चलो ठीक किसी और तरीके से मार दो तुम दावा जैसे मामूली से शहर से आए हो गायब भी हो गए तो क्या फर्क पड़ा दावा को मामले में समझिए। ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है वहाँ पर। पूरे 4 मत हो चुके हैं। आपकी किताबों से लेकर टीवी के रियलिटी शो की धमक गूंजती है हमारे टावर। कल्चर गरज के बढ़ता है हमारे टावर। यहाँ तो चुप हो गई क्योंकि कल्चर अगर गरज के बरसा है ना तो वो है चांद के उस छोर पर जहाँ कोई आबादी नहीं बसती मतलब इस स्पेस से पहले की घटिया इन्वेस्टिगेशन का तुम्हें कब का अंदाजा हो चुका हो क्या कह यार? मैं सिर्फ बैठ के घटिया इन्वेस्टिगेशन। तुम्हें मालूम है ना तुमने वो साबित किया है जो ना जाने कितने लोग कब कब साबित कर चुके हैं अच्छा, आदरणीय भारत में साहब मात्र है मेरा वही कहे आदरणीय भारत में साहब हमने ना न्यूज़पेपर के हर एक किस्से को अपने नाखून से छाप दिया। किसी में भी इस बात का कोई जिक्र नहीं। सिर्फ लम ये ना हमारे साथ तो पार्टी खेलिए हम आपके बहकावे में नहीं आने वाली। करते तो फिर साहब आजकल सच में कई जगह मिलता है कहाँ? सोशल मीडिया और टेलीविजन तो भरे पड़े हैं मेरे मर्डर के जिक्र से। तुम्हें क्या लगता है लोग मेरे काम को हजम कर पाते अगर उन्हें ये ना मालूम होता कि मैंने सिर्फ उन्हीं मर्डर्स का वर्णन किया है जो मैंने खुद अपने हाथों से किए सही कह रहे हैं। और अगर ऐसा सच होता ना तो आज आप जेल में होते। जहन क्यों क्यों क्या खूनी हैं आप? पेशेवर खूनी। तो तब आर्टिस्ट तो हमेशा से ही दरिंदे होते आए देखो गेटे को क्या एडगर एलन पो को उन्हें क्या नाम दोगे आर्टिस्ट दरिंदे के अलावा लेकिन इतना ही नहीं शुरू में लोग हमसे डरते रहे उन्हें दरिंदा मान लेकिन बाद में किसी कारण हमारी इज्जत करना शुरू कर देते हम सामाजिक जिंदगी की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं जब तक कि हम उसकी धुरी नहीं बन जाते और धुरी नहीं हमें तो महान व्यक्ति के तौर पर स्वीकार किया जाता है हमारा आर्ट
मुझे अपनी सनक से खेलने की पूरी इजाजत देता। मैं क्या लगता मुझे मेरी नॉवल मर्डर बट उसके लिए पुलित्जर मिलता अगर मैंने खुद अपने हाथों से मर्डर ना किया होता? अभी भी नहीं माना। देखो इन कथों को जो इस कमरे में बिखरे पड़े, इसमें हाई क्लास सोसाइटी की औरतें, मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स और जवान कमसी लड़कियां भी हैं। सबकी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी अगली नॉवल में मर्डर का पात्र हो। अरे क्या बकवास है? हम सपना देख रहे हैं। सही वक्त है जाग जाओ, क्योंकि एक क्रिटिक ये है जो सोच सकता है कि एक लेखक अपने लिखने की शैली पर काम करे। असली साहित्य का साहित्यिक कंटेंट से कोई रास्ता नहीं होता। लोग भाषा के एक्सपेरिमेंट्स का इंतजार नहीं करते, वो इंतजार करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जिसमें कहीं उम्मीद बची। उम्मीद कहीं बची नहीं। वो इंतजार करते हैं एक ऐसी जिंदगी का जो रंगीनों से सराबोर, थोड़ा थोड़ा खतरा, थोड़ा थोड़ा तनाव हो और उस सब के बीच में एक पल की शांति का सुख जो आज का मशीनी युग ने हर किसी नहीं दे सकता। इसलिए वो मुड़ते हैं हार्ट की तरफ। हार्ट एक ड्रग बन चुका है। ऐसी जिंदगी का जो आज चाह कर भी मुमकिन नहीं। लेकिन बदकिस्मती से इस ड्रग को इजाद करने के लिए हमें वैसी ही जिंदगी जीनी पड़ती है जिसका हम वर्णन कर सकें। एक उम्र के बाद किसी बाहर जाओ। मुझे बात नहीं। मैंने जब लिखना शुरू किया ना तब मैं काला जैसे मामूली से शहर में बसता। अब मैंने क्या सच्चे क्रॉस पर गौर किया। चेतन प्रकाशकों ने मेरी पीठ ठोकी, लेकिन बाकियों ने मेरी पार्टी ली दिया, कूड़े में फेंक दिल्ली भागा है। मारा मारा फिर रहा था, मुझे कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही। लेकिन उसी वक्त दिल्ली में गैंग रेप हुआ और उसके सबसे खूंखार वाले मुझे अचानक लगता है मुझे मेरा हीरो मिल गया। मैंने उस हीरो को अपने अंदर छोड़ दिया। मैंने सिर्फ अपने बारे में लिखना शुरू कर दिया। मुझे डर था कि कहीं मैं पकड़ा जाऊं। लेकिन बाद जिस पब्लिशर ने मुझे कांग्रेचुलेट किया और आगे लिखने का प्रोत्साहन दिया, उसी की बीवी के साथ अफेयर मेरी पहली बुक का मसौदा बना। जो बाद में पता है क्या कह रहा है? वैसे जाके लिख ले लो। तुमने जिंदगी में सिर्फ एक बात की। धन्यवाद। वो वक्त था जब जमाना बदल रहा था। हिंदुस्तान में अंग्रेजी बेस्टसेलर आने शुरू हो चुके थे। मेरी पालकी नजरें समझ चुकी थी कि आने वाला साहित्य क्या होगा। अरे बदलता जमाना उसकी तरफ इशारा कर रहा था। तो मैंने जैसे ही जाना लोगों को क्या चाहिए, मैंने उन्हें वही देना शुरू कर दिया। उनकी सहूलियत के हिसाब से मैं प्रसिद्ध हो, फेमस हो। लेकिन इसी फेम ने मुझे और भी गुमनाम और ढकी हुई जिंदगी बिताने के लिए मजबूर कर दिया। लोग मुझे देखना चाहते थे और खतरनाक परिस्थितियों में, ताकि वो मेरे जरिए वो सब महसूस कर सके जो उनके लिए हराम था। इस तरह मैं एक विचार कर गया।
एक मर्डरर, पब्लिक एनिमी नंबर 1। इसके बाद जो हुआ वो मेरी प्रसिद्धि को आगे और आगे ले गया। मेरी बुक्स बैन की गई, जलाई गई, धार्मिक संस्थाओं ने तो मुझे दोषी ठहराकर मुझ पर मुकदमा चलाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर तुम अपने एक घटिया सबूतों के साथ कि मेरी कहानी सिर्फ सच जैसा सच बताती। तुम्हें पता है इस दुनिया की ऐसी कोई भी अदालत नहीं है जो तुम्हें भी इस बात को मानेगी, तो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे, जैसा कि उन्होंने किया है हर उस आदमी को जिसने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की। तुम्हें सचमुच लगता है तुम पहले ऐसे आदमी हो जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे? अरे इस देश की माँ, बहनें, बीवियां, बच्चे, हस्बैंड्स हाथ जोड़कर पहुंचे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, हुआ कुछ नहीं। मेरे खिलाफ हर मुकदमा खारिज हो गया। यहाँ तक कि देश के प्रेसिडेंट्स ने भी मेरे मामलों के बीच में बोलकर मुझे बचाया है। क्यों? क्योंकि मैं आर्ट के नाम पर धरोहर हूं। बहुत बेवकूफ हो गड़बड़ सूफी, गड़बड़ सूफी। तुमने अपनी सारी जमा पूंजी इस चुच्ची सी खोज पर कर दी। इसके लिए तो तुम सजा के पात्र हो। तुमसे किसी पैसे की उम्मीद मत कर, तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए तो किसी और ही चीज की। चीखो, चिल्लाओ, मदद के लिए पुकार लगाओ। चीखना की मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने ये पिस्तौल तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए नहीं निकाली। देखिए, मैं हाथ जोड़ गया तो मैं यहाँ से लड़ते चला जाऊंगा। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाने दीजिए। मुझे एक नई नॉवल लिखने का आइडिया दिया है, इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ मरना होगा। मेरी तक कर सकती हो कुछ है नहीं। मैं उसे वही नहीं पाता हूँ जो मैंने भोगा हो। मैं तुम्हें मौलिक की चिंता से बना दूंगा सूफी। हजारों लोग तुम्हें देखेंगे यहाँ डर से कपकपाते हुए, आंखों और मुंह खुला हुआ जिसमें डर के कीड़े बिलबिला रहे हैं। तुम एक दो कौड़ी का अकाउंटेंट जो अपने रात के सुहाने सपने से उठता और पाता है सच कितना खौफनाक। धन्यवाद। सूफी साहब, सूफी साहब, गड़गड़ सूफी साहब, आदरणीय गड़गड़ सूफी साहब। देखो मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट के नाम पे नरेंद्र। मैं जानता हूँ कि पिछली सदी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म था आर्ट फॉर्म द सेक ऑफ आर्ट, और इस सदी का सबसे बड़ा आर्ट फॉर्म है ब्लॉकबस्टर, यानी कि पैसे। तुम्हें लगता है मुझे मजा आ रहा है ये सब करने में?
भगवान जानता है तुम्हारे साथ ड्रिंक लेना और उसके बाद चहलकदमी करना मैं कितना पसंद करता हूँ। बजाय कि इसकी कि पूरी रात बैठ के तुम्हारी मौत का खूनी वृतांत लिखूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पूरे जाने से। मैं यहाँ से लौट के टावर चला जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ, कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मैं तेरे घर पर तो जाने दे मुझे, मैं जाने दे, बाद में। आग नाम के पेशे में माफी की गुंजाइश नहीं होती सूफी साहब। हर साया जैसे जिंदा है, हर चेहरा कुछ पाता है। ये खेल नहीं ये जाल है, जो हर किसी को फंसाता है। और तुम हो नहीं नहीं केस नंबर नहीं 23। नहीं बेटे। जमील, जमील, आप सब खैरियत तो है? कुछ आवाज आ रही। वो जमील बालकनी से कूद गया, पता नहीं क्यों। वो शुरू से ही कुछ पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। मैं बेहद माफी चाहता हूँ, आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। वो आदमी नीचे पागलों के समान यहाँ से वहाँ घूम रहा था। दरबान काफी वक्त से उसे देख रहा था। शुक्र इस बात का है कि उसके गिरने से किसी और को चोट नहीं पहुंची। देखिएगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। Yes sir, it's my duty. Anything else? That's all. Please, इस कागज को चला दो। इन कागजों पे कुछ नाम लिखे हैं, जरूरी तो नहीं? सिर्फ नाम है जमील, नाम जरूरी नहीं होते। और हाँ, हमें कल ही यहाँ से निकलना होगा। इस जगह का पर्पस पूरा हो चुका है जी। हम यहाँ से सीधा ऊटी जाएंगे। पहाड़ों में जाना हमारी सेहत को इजाफा करेगा। ठीक है। हाँ, Anything else? एक से बात। Drink. हाँ, श्योर। अपने लिए भी बना लेना। Cheers. मैं इस पल, इस लम्हे से ना बेइंतहाई पर समझता हूँ कि आपको इस अजीबोगरीब, खतरनाक, खूबसूरत लेकिन फिर भी सच्ची कहानी की मन सच्चा यानी सेटिंग के बारे में तफसील से बता दो। हकीकत में सच्ची कहानियां सुनाने में खतरा होता है कैसे? कौन ना तब कोई पुलिस का आदमी या कानून का जानकार दर्शक देखने में बैठा हो, भले ही अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ना हो कर फिर भी मैं अपने आप को एक खतरा उठाने का मौका आसानी से दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो मेरी इस कहानी पर भरोसा करेंगे नहीं। अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में तो हरगिज़ नहीं, बाकी अनऑफिशियल सब जिसमें जजेस, कमिश्नर्स या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो इस वक्त यहाँ हैं या नहीं भी हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची कहानियां सुनाता हूं।